ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर लाइट के बारे में। तो एक ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है कि जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करती है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी लाइट। तो ये एक ऑर्डिनरी लाइट है जो कि एक हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इस ऑर्डिनरी लाइट को लिख दिया यहाँ पर, ये कौन सी लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने पास किया है एक प्रिज्म से, ठीक है। इस प्रिज्म से मैंने पास किया है, निकोल प्रिज्म भी कह सकते हो आप, इसको मैंने पास किया। अब इससे जब लाइट पास हुई तो जो मुझे लाइट मिली वो पोलराइज लाइट मिलेगी, पोलराइज लाइट। अब बच्चा कहता है सर ये ऑर्डिनरी लाइट में और पोलराइज लाइट में क्या डिफरेंस है? तो जो पोलराइज लाइट होती है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करती है। तो ऑर्डिनरी लाइट और पोलराइज लाइट में क्या डिफरेंस है आपको बात समझ में आ गई। और मैंने क्यों पास करा उसको निकल प्रिज्म से, ये भी आपको बात समझ में आ गई, ताकि मैं एक ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकूं और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा सकूं। फिर मैंने क्या किया, इस पोलराइज लाइट को मैंने एक सोल्यूशन लिया, कोई भी मैंने एक सामान लिया, मतलब सब्सटेंस लिया, कोई कंपाउंड लिया, उसका मैंने बनाया सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में से मैंने उस पोलराइज लाइट को पास करा दिया। ये एक पोलराइज लाइट जा रही है जो कि इससे हम पास करा रहे हैं, किसी कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करवा रहे हैं। ये मेरे पास एक कोई सोल्यूशन है सर। जब इससे ये पास हुआ तो मैंने पोलराइज लाइट को कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करवाया। अगर ये लाइट स्ट्रेट निकल जाए, मतलब उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो, स्ट्रेट निकल जाए, तो मैं बोलूँगा कि जो ये कंपाउंड है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये कंपाउंड को राइट में रोटेट कर दे या लेफ्ट में रोटेट कर दे, अगर किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन इस पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर दे या लेफ्ट में रोटेट कर दे, तो मैं बोलूँगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेट नहीं करता, लाइट स्ट्रेट निकल जाती है, तो मैं क्या बोलूँगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव बात समझ में आती है। अगर वो पोलराइज लाइट को, कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है, वो पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है या तो राइट में या तो लेफ्ट में, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेट नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर राइट में करता है रोटेट तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसका सिंबल होता है स्मॉल डी और इसका सिंबल होता है प्लस का साइन। अगर लेफ्ट में करता रोटेट तो उसको बोलते हैं लेवियो रोटेटरी, लेवियो रोटेटरी। और इसका सिंबल होता है माइनस या होता है स्मॉल एल। जिस एंगल से करता है रोटेट उसको बोलते हैं पोलराइज्ड एंगल। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे थीटा है, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड एंगल बोलते हैं। और इस एंगल को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। तो आ सकता है कि पोलैरीमीटर क्या है? पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिस जो एंगल है, पोलराइज्ड एंगल है, उसको मेज़र के काम करने के काम आता है, उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। तो ये था मेरा ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा कि क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जनरली हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो जनरली ऐसा माना गया है कि किसी कंपाउंड में अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम ऐसा हो कार्बन का जिसकी चारों अटैचमेंट डिफरेंट हो। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर ए अटैच है, यहाँ पर बी अटैच है, यहाँ पर सी अटैच है और यहाँ पर डी अटैच है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी चारों अटैचमेंट क्या आ रही हैं? बोलो, डिफरेंट आ रही है। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर बोलेंगे। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर हमें मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसको मैं बोलूँगा ब्यूटेन टू ऑल। आपके पास एक मॉलिक्यूल है ब्यूटेन टू ऑल, आपको बताना है कि ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए ड्रॉ करते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर। ब्यूटेन टू ऑल मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 ये हो गए 4 कार्बन। 2 पे क्या है? ऑल। ऑल मतलब क्या होता है? OH ग्रुप। हर कार्बन के मुझे 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ पर H3, यहाँ पर H3, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर एक आ गया H, यहाँ पर आ जाएगा मेरा H2। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर। अब चेक करते हैं, फर्स्ट कार्बन को चेक करो, क्या ये वाले कार्बन पे जो अटैचमेंट है क्या वो डिफरेंट है? नहीं है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। क्या ये कायरल है? नहीं है। क्या ये कायरल है? ये भी नहीं है। लेकिन आप अगर इसको चेक करते हैं तो इस कार्बन पे एक तो H आ रहा है, एक OH आ रहा है,
एक CH2CH3 आ रहा है और एक सिर्फ CH3 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन है, ये क्या है, कायरल सेंटर है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होगा तो ये ज़रूरी है कि वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ब्यूटेन 2 क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ब्यूटेन 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आई। तो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पर कि क्या होता है पोलराइज लाइट, क्या होती है ऑर्डिनरी लाइट, क्या होता है डेक्स्ट्रो, क्या होता है लेवियो, क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव और क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और क्या होता है कायरल सेंटर। कई बार ऐसा भी होगा मॉलिक्यूल में जहाँ पर कायरल सेंटर होगा बट फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। चलो देखते हैं। मेरे पास एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, आप देखो ये स्ट्रक्चर है एक, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, ये H है और ये H है। अगर आप चेक करते हो कि जो एक मॉलिक्यूल है, ये वाला जो कार्बन आप चेक कर रहे हो, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के अगर आप चेक करें, ये एक अटैचमेंट आ रही है, ये सेकंड अटैचमेंट आ रही है, ये थर्ड अटैचमेंट आ रही है और ये आ रही है फोर्थ अटैचमेंट। आप देखेंगे ये चारों जो अटैचमेंट है क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, कायरल सेंटर है। चेक करेंगे सेम बिल्कुल, ये भी क्या है, एक कायरल सेंटर है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर काउंटिंग कर दूँ, मैं कहूँ कि ये स्ट्रक्चर नंबर मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो कार्बन नंबर 2 और जो कार्बन नंबर 3 है वो क्या है, कायरल सेंटर है। तो बच्चा कहता है सर कायरल सेंटर है तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। बट आपको चेक करना है, एक तो आपको चेक करना है कायरल सेंटर, प्लस आपको चेक करना है मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री तो नहीं है। अगर मैं चेक करूँगा इस मॉलिक्यूल में, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एक प्लेन से यहाँ से कट करूँ तो ये आइडेंटिकल पार्ट में कट हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर तो है बट सिमेट्री भी है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। तो ये आपके बन जाएंगे मीजो कंपाउंड्स। अब ऐसे क्वेश्चनों में आता है, अगर मैं जेई की बात करूंगा तो यहाँ पर आता है कि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर है या एस है, ऐसा करने के लिए आता है। बट अभी हम बात नहीं कर रहे आर एस की, अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं आज ऑप्टिकली एक्टिव की। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्लियर है। कायरल सेंटर एक कंडीशन है ऑप्टिकलिटी होने के लिए, लेकिन ध्यान रखना अगर 2 कायरल सेंटर है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं चेंज करूँ, इसी मॉलिक्यूल को मैं कुछ अगर ऐसा लिख दूँ, यहाँ पर COH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। तो अब क्या है ये, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि अगर मैं प्लेन पास करता हूँ यहाँ से तो ये सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। पहले सेम पार्ट में डिवाइड हो रहे थे तो इसमें क्या थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, बट अब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है बट ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इतनी बात समझ में आती है, इतना काम हो जाएगा सबका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पर है ब्यूटेन 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव बट प्लस माइनस ब्यूटेन 2 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसा क्यों? अभी आपने चेक करा था ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2 हमने ड्रॉ करा था, आपने देखा था ब्यूटेन 2 का जो स्ट्रक्चर था ये कुछ ऐसा हो रहा था स्ट्रक्चर, जहाँ पे सेकंड कार्बन पर था आपके पास OH ग्रुप। तो ये था ब्यूटेन 2 और आपको मैंने बताया था कि ये जो कार्बन है सेकंड नंबर का, ये कायरल सेंटर है। तो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन वो कह रहा है प्लस माइनस। अब प्लस का मतलब क्या है कि इसमें डेक्स्ट्रोडेटरी का अमाउंट आ रहा है, और ये क्या है, माइनस का मतलब क्या है, लेवियो का अमाउंट आ रहा है। ठीक है, और प्लस और माइनस बराबर है, तो जितना वो राइट में रोटेट हुआ उतना लेफ्ट में रोटेट हो गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल, प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल इज optically inactive, is optically inactive because it contains equimolar mixture of dextro and लेवियोरोटेटरी। तो दोनों का जो अमाउंट था वो क्या था, इक्वल था, इसलिए क्या हो गए, वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस ब्यूटेन 2 क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
चलिए, तो अभी तक हमने सीख लिया था कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, और हमने पढ़ा था लास्ट ब्यूटेन टोल ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन प्लस माइनस ब्यूटेन टोल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं, जब वो बताना है कौन सा पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आपको ये बताना है किस में कार्य सेंटर है और किस में कार्य सेंटर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, पैरा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट चेक करते हैं हमारे पास, आप देखो ये एक मेरे पास कार्बन है, जहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने एक मिसिंग हो गया कि यहाँ पर आपको बी आर गिवन था, यहाँ पर आपको बी आर गिवन है। चलिए जी, आपको करना क्या है, आप इसको चेक करते हैं। हम आपको इसको चेक करना है, अगर इसकी चारों अटैचमेंट डिफरेंट आ रही हैं, इसकी चारों अटैचमेंट डिफरेंट आ रही हैं, तो मतलब वो कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले पार्ट में कौन सा पार्ट है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? फर्स्ट वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों अटैचमेंट क्या है? डिफरेंट है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में ये बी आर और बी आर क्या आ गए? सेम आ गए, तो ये कार्य सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आंसर हो गया फर्स्ट। ऐसे सेकंड में चेक करते हैं। अब सेकंड में यहाँ पर मॉलिक्यूल देखो, जो ये वाला सेंटर है, इसमें देखो आप इस तरफ अगर देखते हो, इस तरफ अगर आप देखते हो, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है? सेम है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। थर्ड में चेक करते हैं, यहाँ पर आप चेक करो, ये जो कार्बन आ रहा है, इस कार्बन में 2 H आ गए, तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। सर अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक करें, इस कार्बन पे एक क्या है? CH3 है, एक क्या है? Br है, एक क्या है? H, और एक क्या है? C2CH3 है। मतलब चारों एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया? कायरल सेंटर हो गया। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। बात समझ में आती है? ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पहचानना है बता दो, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर ना एक दिख रहे हैं, यहाँ पर ये X है, ये X जो आपको दिख रहा है X, और हमें इसमें Y डाल दिया, इसमें एक कोई मॉलिक्यूल, तो Y ने X को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको दिखना क्या है? ये X की जगह पे Y आया, X की जगह पे Y आया। ये Y जो आ रहा है वो X के प्लेस पे ही आ रहा है। अगर X के प्लेस पे ही Y आ रहा है, उसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। कि भाई उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया? रिटेन रखा हुआ है, रिटेंशन। उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या करा हुआ है? तो अगर X के प्लेस पे ही Y आ रहा है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। और अगर बैक से अटैक कर रहा है, उसके अपोजिट में आकर लग रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो A में क्या हो रही है? रिटेंशन। B में क्या हो रही है? इन्वर्जन हो रही है। और अगर दोनों का मिक्सचर बन जाए, मतलब रिटेंशन भी हो और इन्वर्जन भी हो, फ्रंट अटैक भी हो, बैक अटैक भी, दोनों की पॉसिबिलिटी हो, तो उसको बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। वो तो फिर आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी। हाँ जी, तो इसमें देखो दोनों बन रहे हैं, इन्वर्जन भी बन रहा है और रिटेंशन भी बन रहा है। उसको क्या बोलते हैं? रैसिमिक मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, तो जो रैसिमिक मिक्सचर बनता है वो किसमें बनता है? SN1 मैकेनिज्म में बनता है। और जो होती है इन्वर्जन, उसमें क्या होती है? उसमें होता है SN2 मैकेनिज्म। अब बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन या रेसिमाइजेशन? क्या होता है? इन्वर्जन। क्या होता है? और SN1 में क्या होता है? रेसिमाइजेशन होती है। बात समझ में आई? सिंपल था ये, कर लोगे। जहाँ पर अगर सेम जगह पर आ रहा है तो रिटेंशन, अपोजिट में आ रहा है तो इन्वर्जन, और अगर दोनों का मिक्सचर बन रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर। अब यहाँ पे एक बात और समझो, जो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है, ये मैंने डैश 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 वाले जो बॉन्ड लगाए हैं, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये ऑब्जर्वर है। अगर ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है डैश वाला बॉन्ड, मतलब कि ये वाला बॉन्ड ऑब्जर्वर से दूर है। और जो ये आपको ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, जहाँ पे मैंने डार्क से बना रखा है, इसको मैं बोलता हूँ वेज बॉन्ड। तो जो वेज बॉन्ड है वो ऑब्जर्वर के क्लोज है। अरे बात समझ? तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये इस तरफ था क्लोजर के, उसके अगेंस्ट में जा रहा है, भाई इसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। सेम साइड पे जा रहा है तो रिटेंशन हो रहा है, दोनों का सम हो रहा है तो रैसिमिक मिक्सचर बन रहा है। चलो जी, अब हम समझ रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं क्या है SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 मैकेनिज्म में क्या है? फर्स्ट चीज़ ये क्या है? इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इसका पहला पॉइंट है, इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है,
हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल ले लेता हूँ। हमने क्या लिया, ये एक मैंने मॉलिक्यूल लिया, ये H है, ये H है, ये H है, यहाँ पर ये Cl है, और इसमें आपने ऐड कर दिया OH माइनस, इस तरीके से। तो होगा क्या, और साथ में आप सॉल्वेंट लेंगे, जो सॉल्वेंट इसके अंदर आप लेंगे वो आप लेंगे पोलर सॉल्वेंट, आप लेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। एग्जाम्पल क्या, एप्रोटिक का एग्जाम्पल है DMF और है DMSO। जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सी रिएक्शन है, जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो नाम में लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो ये Cl ग्रुप है इसकी हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन और इसके प्लेस पे आ जाएगा OH ग्रुप। तो आपका आंसर आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा आपका OH ग्रुप, और ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, और जो बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो OH माइनस है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इतनी बात सबको समझ में आती है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, लीविंग ग्रुप क्या है, सॉल्वेंट क्या लेना है, और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म कैसे होता है इस बात को समझते हैं। क्या मैकेनिज्म हुआ, कैसे मैकेनिज्म हुआ। पहले क्या हुआ, जो ये यहाँ पर OH माइनस है, ये OH माइनस इस Cl को अप्रोच करेगा, ये OH माइनस इस Cl को अप्रोच करेगा ऐसे। जब ये आप अप्रोच करेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो क्या होगा, दोनों में रिपल्शन होगी। तो Cl उसको रिपेल करेगा, अटैक करने नहीं देगा। तो क्या करेगा OH कहेगा कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ अटैक करने नहीं दे रहे, मैं पीछे अटैक करूँगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ये बैक अटैक करेगा। जब बैक अटैक करेगा तो आपका बनेगा एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, इस तरीके से कुछ बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। आप देख रहे हो कुछ ऐसा बन जाएगा ये मॉलिक्यूल ऐसे, और ये जो स्टेट बनती है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो कि क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल। और ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, आप मान के चलो नियरली ये 10⁻⁻⁶ सेकंड के लिए होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। फटाफट से उसे OH उसे पुश करेगा, Cl बाहर चला जाएगा और आपका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन जाएगा, H H H, ये बाहर निकल गया और बैक पे आ जाएगा OH। तो आप देख रहे हो Cl पहला राइट में था बट OH उसके अगेंस्ट में आया है। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, इन्वर्जन या रिटेंशन, इन्वर्जन। तो मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि मॉलिक्यूल में इन्वर्जन हो रही है, तो लिख सकते हो आप एक पॉइंट कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, inversion of configuration takes place, inversion of configuration takes place। ठीक है, इन्वर्जन हो रही है। इसको हम वॉल्डन नहीं दिया था तो उसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो अगर मैं कुछ स्टेप की बात कर रहा हूँ, क्या क्या स्टेप हुए कि भाई पहली बात SN2 की कि ये बाई मॉलिक्यूलर है, दूसरी बात ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सॉल्वेंट कैसे लेना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। और क्या होता है इसके अंदर, बैक अटैक होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बाद में लिविंग ग्रुप निकलता है। और मॉलिक्यूल में क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर क्या हुआ, हम चेक करते हैं अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि किस में होगी फास्टर रिएक्शन, किस में होगी स्लो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अब चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब आप देखो, अगर जहाँ पे अटैक कर रहा था, अगर मैं यहाँ पर कोई बल्की ग्रुप ले लूँ तो इसको यहाँ से अटैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो अगर मैंने यहाँ पे R लिया तो पहले कंपेरिजन में अटैक करना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि इसका क्लाउड R का क्लाउड H के क्लाउड से बड़ा होगा। अगर 2R ले लूँगा तो और बड़ा हो जाएगा, और अगर 3R लूँगा तो और बड़ा हो जाएगा। जब मैं 3R लूँगा तो बल्कि ग्रुप हो जाएगा, हम कहेंगे स्टेक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा होने की वजह से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो 3rd डिग्री में रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 1 डिग्री में होगी। और अगर हमारे पास सिंपल CH3X है तो जहाँ पर एक भी R ग्रुप नहीं है तो उसमें फास्टर एक्टिविटी होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, आप नीचे लिख दोगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये हिंड्रेंस की वजह से हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी पर वजह क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है विच विल अंडरगो फास्टर इन SN2 मैकेनिज्म, विच विल अंडरगो फास्टर, विच विल अंडरगो फास्टर इन SN2। तो कौन जो है SN2 में फास्टर जाएगा। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है CH3 CH3Cl और एक मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3Cl। आप बताओ कौन जाएगा फास्टर SN2 में। CH3Cl फास्टर जाएगा। सर ये 1 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री, मतलब कि ये क्या है प्राइमरी हैलाइड है। और प्राइमरी हैलाइड में क्या है बोलो, प्राइमरी हैलाइड में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सर ये कैसे पता चलती है? ये चेक कैसे लगता है, बिल्कुल सही बात है सर। ये Cl जो है वो अटैच है इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये क्या हुआ 3rd डिग्री हुआ। इसमें तो एक ही है, ये क्या है मिथाइल हैलाइड, और मिथाइल हैलाइड में क्या होती है सबसे फास्टर होती है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये फास्टर जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, ये है फास्टर अंडर SN2। क्लियर हुआ। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट टॉपिक एक और देखते हैं। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ लीविंग ग्रुप। मतलब कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ ऐसा ले लेता हूँ मैं एग्जांपल, एक आपके पास CH3I है, एक आपके पास CH3Br है और एक आपके पास CH3Cl है। तो बच्चा कहेगा सर ये भी 1 डिग्री है, या मैं कहूँगा कि ये भी मिथाइल हैलाइड है, सेकंड वाला भी मिथाइल हैलाइड है, सारे इसमें क्या है मिथाइल हैलाइड हैं। जब सारे मिथाइल हैलाइड है तो मैं क्या चेक करूँ, तो मैं चेक करूँगा इस लीविंग ग्रुप का साइज़, इस लीविंग ग्रुप का साइज़ चेक करूँगा। तो अब क्या है, जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, जल्दी लीव कर देगा। तो I का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो I का बॉन्ड ज़्यादा है तो बॉन्ड इसका वीक हो गया तो जल्दी लीव कर देगा, तो I में रिएक्शन फास्टर होगी। तो सबसे ज़्यादा I में होगी, फिर Br वाले में, और फिर तो क्या बोलोगे, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ I, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ I इज बेटर लीविंग ग्रुप, I इज बेटर लीविंग ग्रुप। इसी वजह से इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होती है। सबको बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अभी हमारी एक स्टेट बन रही थी, ये इसको मैंने बोला था कि ये बन रही है हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस बॉन्ड को और वीक करेगा और फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है ये पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो भी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप at alpha position increases the reactivity, increases the reactivity। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर मुझे अरेंज करना है इन 4 मॉलिक्यूल्स को SN2 मैकेनिज्म में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चारों के मुझे सूत्र दे रखे हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन,
डाई मिथाइल प्रोपेन है, तो प्रोपेन के लिए मुझे यहाँ पर एक कार्बन कम करना होगा, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 कॉमो डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया, ठीक है। और थर्ड मॉलिक्यूल मुझे दिख रहा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और लास्ट मॉलिक्यूल है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला मैं यहाँ पे चेक करूँगा डिग्री। तो ये बी अटैच है इस वाले कार्बन से, और ये कार्बन अटैच है सिर्फ एक ही कार्बन से, तो क्या 1 डिग्री है। अगर चेक करते हैं, ये बी अटैच है इस वाले कार्बन से, और ये कार्बन अटैच है सिर्फ एक ही कार्बन से, तो क्या ये भी 1 डिग्री है। क्या चेक करते हैं, ये अटैच है इस सी कार्बन से, और ये कार्बन अटैच है 1 कार्बन से, तो ये भी क्या है 1 डिग्री है। और लास्ट में चेक करें, ये अटैच है सी से, और सी से एक अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री है। अब बच्चा कह रहा है सर आपने पढ़ाया था 1 डिग्री में सबसे फास्टर होगा, चारों ही 1 डिग्री है, क्या करूँ। फिर कन्फ्यूज़न आ गई। मैंने बोला चेक करो लीविंग ग्रुप। क्या चेक करो, लीविंग ग्रुप। बच्चा कहता है सर पहले में बी आर है, दूसरे में भी बी आर है, तीसरे में भी बी आर है, चौथे में भी बी आर है। सर आपने बोला था प्राइमरी सेकेंडरी देख लेना, मैंने वो भी देख लिया। आपने बोला लिविंग ग्रुप देखना, मैंने वो भी देख लिया। अब क्या करूं, कोई बात नहीं। आपको देखना है कि इस कार्बन के पास कितनी हिंड्रेंस है। अगर मैं चेक करूं, जो मेरा ये पहला केस आपको दिख रहा है, इस कार्बन के पास कितनी हिंड्रेंस है, सिर्फ एक तरफ से हिंड्रेंस आ रही है बस। इस वाले में चेक करूं, ये कार्बन आ रहा है, और इसके साथ देख रहे हो बल्कि ग्रुप और भी आ रहे हैं 2। तो अगर मैं चेक करूं, ये मॉलिक्यूल ए मान लूं, ये मॉलिक्यूल बी मान लूं, ये मॉलिक्यूल सी मान लूं, और ये मॉलिक्यूल डी मान लूं, तो आप देखोगे ए में और बी में कंपेयर करूं तो क्या बी में इस तरह की हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। अब बी को और सी को कंपेयर करता हूं, ये सी है, ये कार्बन हुआ, इसका अटैच अलग कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक ही ग्रुप है। यहाँ पर 2 ग्रुप आ रहे थे, यहाँ पर एक ही ग्रुप आ रहा है। तो मुझे बताओ बी में और सी में किस में इस तरह की हिंड्रेंस ज़्यादा है। फिर दोबारा बताना, एक ही ग्रुप आ रहा है। सर यहाँ पे क्या हुआ कि ये से अटैच था, और ये अटैच है इस वाले कार्बन से, लेकिन ये कार्बन 2 कार्बन से और अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला कार्बन है लेकिन एक से अटैच्ड है। तो बी में और सी में किस में इस तरह की हिंड्रेंस ज़्यादा है, बी में इस तरह की हिंड्रेंस ज़्यादा है। मतलब कि जो सी है वो बी से मोर एक्टिव होगा। और अब अगर मैं सी को करूँ ए से, तो ए में तो स्ट्रेट चेन आ रही है, तो यहाँ तो ये हिंड्रेंस है ही नहीं। ए में देखूँ तो ए और सी में कौन मोर एक्टिव होगा, ए मोर एक्टिव होगा। तो अभी तक तो ए मोर एक्टिव आ ही रहा है मेरा। अब उठाते हैं डी वाले को, डी वाले में से अटैच्ड है ये कार्बन हो गया, और ये कार्बन अगले वाला जो कार्बन है उसमें सी अटैच्ड है। यहाँ बी आर है, मैं कहता हूँ कि अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, बीटा के पास एक CH3 ग्रुप है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, बीटा के पास 2 CH3 ग्रुप है। यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, लेकिन CH3 कहाँ पर है, गामा पे है। मतलब हिंड्रेंस जो है वो दूर है। अगर मैं सी में और डी में पूछूं, सी में और डी में कौन मोर एक्टिव होना चाहिए, डी मोर एक्टिव होना चाहिए। क्यों मोर एक्टिव होना चाहिए डी, क्योंकि जो स्ट्रिंग हिंड्रेंस है वो गामा, जो इथाइल ग्रुप पे कहाँ पर है, गामा वाले कार्बन पर है, और इसमें बीटा वाले कार्बन पर। मतलब ये बी आर के पास होगा, हिंड्रेंस ज़्यादा करेगा। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा होगा, ए, क्योंकि ए में तो हिंड्रेंस आ ही नहीं रही कहीं से। अब बी में सी में और डी में कौन मोर एक्टिव है, डी है। सी में और ए में, सी में और बी में कौन मोर एक्टिव है, सी है। और सबसे कम कौन सा हो गया, बी मोर एक्टिव हो गया। बट आंसर उसी फॉर्म में देना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे फास्ट रेटेड किस में हो जाएगी, 1 ब्रोमोब्यूटेन में। 1 ब्रोमोब्यूटेन में सबसे फास्टर हो जाएगी, 1 ब्रोमोब्यूटेन में सबसे फास्टर होगी रिएक्टिविटी। फिर मेरा आ रहा है डी में, डी क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी फॉर्म में आंसर देना है। फिर आपका सी, सी क्या है, सी है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है। लास्ट में आप लिख लेंगे मॉलिक्यूल यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे अभी कभी 1 डिग्री भी क्वेश्चन आए सारे, तो आपने लिविंग ग्रुप चेक करना है, लिविंग ग्रुप भी अलग सेम आ रहे हो तो आपने ऐसे हिंड्रेंस को चेक करना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं, एक है बेंजाइल क्लोराइड और एक आपके पास है क्लोरोबेंजीन। 2 मॉलिक्यूल आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, पहली बात तो आपको समझना है कि यहाँ पर ये हेलो एरीन है
और हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो शो ही नहीं कर रहा। फास्टर की तो बात की बात है, शो ही नहीं कर रहा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ए। इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। वेरी गुड क्वेश्चन। बेंजाइल क्लोराइड। और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो दर्शिल ने क्वेश्चन पूछा है कि सर शो क्यों नहीं करते भाई? तो 4 रीज़न है इसके। पहला रीज़न, ये डायरेक्ट अटैच है रिंग के साथ, तो इसका जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। पहला रीज़न sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी। इसमें आ जाएगा रेजोनेंस, क्योंकि ये अटैच्ड है इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो डबल बॉन्ड करेक्टर को क्या होगा? तोड़ना मुश्किल होगा। तीसरी बात, यहाँ पर पाई बॉन्ड है। जो ये पाई बॉन्ड है हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। जिसकी वजह से भी क्या होगी? रिपल्शन होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाएगा वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। और चौथा रीज़न, अगर ये सीएल ग्रुप निकलेगा तो आपका बनेगा बेंजीन पर पॉजिटिव का चार्ज, इसको बोलते हैं फिनाइल कैटायन, और वो क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। तो 4 रीज़न है। बताओ पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड रीज़न रेजोनेंस। थर्ड रीज़न पॉसिबल रिपल्शन विद इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। और चौथा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ, ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव। तो इसका क्वेश्चन आता है, क्या होता है सर? तो इसका एक क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स Why? towards substitution reaction. गिव रीज़न। तो आपको मैंने बताया है 4 रीजन्स। क्या होता है? 4 रीज़न। फर्स्ट रीज़न रेजोनेंस, सेकंड रीज़न डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड रीज़न इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, और फोर्थ रीज़न पॉसिबल रिपल्शन विद न्यूक्लियोफाइल।